ठगों की करामात। दोस्तों, ये चित्र बहुत समय पहले की बात है। वीरानगढ़ में गेंडा सिंह नाम का एक राजा राज करता था। वह नए नए कपड़ों पहनने का इतना शौकीन था कि उसके राज्य की अधिकतर आमदनी अपने शौक को पूरा करने में लुटा देता था। उसे सेना की मजबूती बनाने की कोई चिंता न थी, न प्रजा के दुखों की। वह हर एक घंटे में एक पोशाक बदलता। वाह बिकुमल, क्या दर्जी ने क्या कपड़े तैयार किए हैं। इस पोशाक को देखकर देखने वाले देखते रह जाएंगे। और जिस नगर का राजा गेंडा सिंह की राजधानी थी, जिस नगर में राजा गेंडा सिंह की राजधानी थी, वह बरापुरा था। वहाँ रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल लगी रहती थी। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था जहाँ बाहर से आने वालों की संख्या सैकड़ों से कम हो। बाहर से आने वाले दुकानदारों से एक दिन निक्कू मिक्कू नाम के दो ठग भी उस शहर में आए और कपड़े की दुकान में बात करने लगे। सेठ जी, हम दोनों बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनकर ना जानते हैं जैसा कि संसार में दिया लेकर भी ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा। और सेठ जी न केवल उस कपड़े को रंग और नमूना इतना सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी, आदमी पहनने पर योग्य, दो आदमी के पद के योग्य नहीं होगा। अनुष्ठान दर्जी से मूर्ख लेगा, वह वस्त्र दिखाई तक नहीं देगा। अरे भाई वाह, खड़े खड़े जख क्यों मार रहे हो? तुरंत हमें राजा के पास जाओ और फौरन काम मिल जाएगा, क्योंकि रोज रोज नए अद्भुत कपड़े पहनने का शौक है और ऐसे वस्त्र तैयार करने का मुँह मांगा धन भी देंगे। दोनों ठग ननकू और मनकू को तो आए ही ऐसे इंसान की तलाश में थे जो आँख कांदा और गांठ का पूरा। उसे तुरंत राजमहल की ओर चल पड़े। गुरु, लगता है राजा हमारी खूब इज्जत करेगा। ठीक कहते हो गुरु, ईश्वर ने हमारी सुन ली। बहुत दिनों तक ठोकरें खिलाने के बाद आखिर उसने दिया दिखाकर हमें इस देश भेज दिया। सेठ जी दोनों राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम लोग बुनकर हैं और दूर देश से आए हैं, और आपके महाराज से कहो कि हम उनके लिए ऐसा कपड़ा बुन सकते हैं उन्होंने आज तक न देखा और न कहीं उसके बारे में सुना होगा। और फिर ननकू और मनकू खूब नमक मिर्च लगाकर तैयार होने वाले कपड़े की विशेषता और खूबियाँ के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर और जो लोग मूर्ख होते हैं उन्हें अक्लमंदों की अलग करने की बहुत ही आसान होती है, और कुछ पता नहीं चलता कौन मूर्ख है और कौन अक्लमंद। वह कपड़ा तो तुरंत मेरे लिए बुना जाए। यदि मुझसे पहले कोई दूसरा तुम्हें वह कपड़ा बनाकर उसकी पोशाक पहन ली तो मैं राजा होने का बड़प्पन ही क्या रह जाएगा। तभी उनके लिए क्या आदेश है? आपके लिए क्या आदेश है? जाओ, उन्हें आदर सहित मेरे पास लाओ और उन्हें स्वयं बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और सैनिकों ने राजा वापस लौटे। चलिए, महाराज ने आप दोनों को बुलाया है और वे व्यर्थ ही आपसे कपड़े के बारे में बात करेंगे। वे स्वयं ही
आह, लगता है शिकार जाल में फंस गया। ओ सिद्धि, महाराज की जय हो। महाराज दीर्घायु। ठीक है ठीक है, पहले तुम दोनों यह बताओ, तुम सैनिकों को जो कुछ कहा क्या वह सच है? क्या तुम लोग वास्तव में ऐसी अद्भुत कपड़ा बुन सकते हो? हमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है महाराज। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, आप हमें वह कपड़ा बुनकर आप हमसे वह कपड़ा बुनवा कर देख लीजिए। यदि हम ऐसा कपड़ा न बुन सके तो हमें फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन महाराज, ऐसा कपड़ा बुनने में खर्च बहुत आएगा। खर्च की तुम चिंता मत करो, यदि जरूरत पड़ने पर हम अपने खजाने का मुंह खोल देंगे। तो महाराज, शुभ कार्य में देर किस बात की? करगे में सोने के धागे के लिए कुछ धन दिलवाए ताकि जल्द से जल्द आप अपने कार्य में जुड़ जाएं। ठीक है, हम अभी खजांची से कहकर तुम्हें 500 सोने की मोहरें दिलवाते हैं, देंगे। और जब धन की जरूरत पड़े तो हमसे मांग लेना। लेकिन कपड़ा जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए। आप जरा भी चिंता न करिए महाराज। और राजा ने उसी समय खजांची को बुलाकर उनसे 500 सोने की मोहरें दिलवा दी और महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, कपड़ा बुनने के लिए कोई अच्छी इमारत दिलवा दीजिए ताकि यह उस स्थान पर यदि कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो। जो गया महाराज। और महामंत्री ने एक साधारण भवन दिलवाया दिया। दोनों ठगों ने एक दो कटोरे जमाई और उन पर कटकटा काम शुरू करने लगे। दूसरी बात थी कि उनमें सूत आदि कुछ भी नहीं था और दोनों खाली हाथ पांव हिलाते रहते थे। और जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन राजा ने सोचा, देखना चाहिए अब तक उन्होंने कितना कपड़ा बुन लिया है और वे अपने काम में किस तरह से क्या कर रहे हैं अथवा नहीं। और तुरंत ही वह एक विचार उसके दिमाग में उपजा। उन बुनकरों ने कहा था कि कपड़ा कोई मूर्ख अयोग्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। कहीं मुझे भी वह कपड़ा नहीं दिखाई दिया तो ओह नहीं, मैं पूर्ण योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति। फिर भी उचित यही रहेगा, पहले किसी अन्य व्यक्ति को वहां भेजकर दिखवा देना चाहिए कि मैं खुद जाऊंगा। सोचकर राजा ने अपने एक खास मंत्री को बुलाया और भेजा। उस राजा ने की नज़रों में उस जैसा नेक योग्य मंत्री दुनिया में नहीं मिल सकता था। वह अपने पद के लिए स्वार्थक योग्य था। महामंत्री लटपलाल जी, आप इसी समय बुनकरों के पास जाइए, मालूम कीजिए उन बुनकरों ने कितना कपड़ा तैयार किया। जो गया महाराज। तब तक नगर में कपड़े की इस खासियत के बारे में हर एक को मालूम हो चुका था। हर एक व्यक्ति अपनी पड़ोसी के बारे में यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह योग्य है या बुद्धिमान। वह अयोग्य और बुद्धि, लेकिन फिर भी किसी ने भी कपड़ा बुना जाता देखकर हिम्मत नहीं हुई। वह सब उस भवन के बाहर खड़े रहते और कटकरे की आवाज़ सुनते रहे। जहाँ ननकू और मनकू रात दिन पता नहीं कौन सा कपड़ा बुनने में लगे हुए थे। कटल फटल। तब राजा के खास मंत्री वहाँ पहुँचे और लोगों को अच्छी खासी भीड़ उसी समय वहाँ जमी हुई थी। हटो, अरे भीतर जाने दो, राजा ने मुझे कपड़े देखने के लिए भेजा है। पीछे हटो। मंत्री भवन में भीतर चला गया और वहाँ खड़ी भीड़ उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो क्या खबर लाता है।
वास्तव में योग्य है या बुद्धिमान, योग्य वास्तव में योग्य और बुद्धिमान है। और बूढ़ा मंत्री जब कमरे में पहुंचा तो उसने दो बागिया फाटक पर दोनों कट खाली हाथ पार मार रहे थे और काफी मोहल्ला देखकर यश गश में गया और उन्हें पता न चरखे पर कोई सूत था, न चढ़ा था, न ही कोई कपड़ा। उफ, यह क्या गड़बड़ घोटाला है। मुझे चरखे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग तो बुन रहे हैं। नहीं, क्या मैं मूर्ख हूँ? अपने पद के अयोग्य हूँ? भगवान मेरी रक्षा करना। इस बुढ़ापे में अपने पद से हटा कर मैं कहीं का भी न रहूँगा। तभी वह अपने काम की तसल्ली दोनों को ठगों को संतुष्ट, ठगों की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे हजूर, वाह, क्या, क्यों खड़े क्यों? निकट आइए, देखिए, बताइए कपड़ा का रंग और नमूना सुंदर है तो नहीं? हाँ हजूर, आइए और हमारी काम के बारे में बताइए। हमें विश्वास है कि आप कपड़े का रंग और नमूना देखकर हमें जरूर इनाम देंगे। और बेचारा मंत्री करगे ने एकदम निकट पहुंचकर कुछ आंखों में फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ न दिखाई दिया। और फिर दिखाई दिया, फिर दिखाई तो तब देता जब कुछ होता। वो लगता है वास्तव में ही मूर्ख और अपने पद के अयोग्य हूँ। यदि यह बात है तो राजा को मालूम हो गई तो वह न केवल मुझे पद से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि नगरवासी भी मेरी हंसी उड़ाएंगे। और मैं वह बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दिया। आप किस सोच में डूबे हैं हजूर? बताइए नहीं, हमारा तैयार किया गया कपड़ा कैसा लगा? अरे भाई ननकू, अच्छे के अलावा और कैसा लगेगा? देख नहीं रहे हजूर, कितने गौर से प्रशंसा के साथ हमारा नवाब कपड़ा देख रहे हैं। और भला ये मूर्ख थोड़े ही है जो इस कपड़ा नहीं दिखाई देगा। बूढ़ा मंत्री तुरंत ही होश में आया और वह प्रशंसा स्वर में बोला, वाह वाह भाई, तुम्हारा बुना कपड़ा वास्तव में बहुत सुंदर है, लुभावना है। नमूने का तो जवाब नहीं, रंग उसका क्या कहने। अब महाराज को कपड़े के साथ साथ सूत का हाल बताया सकता हूँ। वाह, क्या शानदार कपड़ा है। तब तो उस आपकी और कुछ इनाम हमें अवश्य मिलना चाहिए हजूर। हाँ, क्यों नहीं। यह लो पूरी 10 सोने की मोहरें, मेरे पास फिलहाल इतनी ही है, और होती तो और भी देता। आहा, ईश्वर आपको जुग जुग और जिंदा रखे। हाँ, वास्तव में मूर्ख बन गया। और मोहरें जेब में डालने के बाद नकू और मन को हाथ फैलाकर मंत्री को कपड़े के नमूने का रंग और बारीकियां समझाने लगे। वास्तव में कपड़ा उनके हाथ में और कपड़े के नमूने का रंग की बारीकियां बता रहे थे। हजूर, यह कमल के फूल, इसमें लाल रंग और पीले रंग के तरह सोने चांदी के धागे से भरा गया है। और कमल के फूल गुलाब बन गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। वास्तव में तुम दोनों अव्वल दर्जे के बुनकर हो। और सारी बात अच्छी तरह समझाने के बाद मंत्री विदा मांगी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। महाराज से कुछ कहना हो तो बताओ। ठीक है महाराज, बस महाराज से कहना कुछ दिनों में मुद्रा भिजवा दीजिए, बस बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। और मंत्री ने राजा गैना सिंह के पास जाकर ठगों द्वारा बने जा रहे कपड़े की भूमि प्रशंसा की और बोला, हजूर, उनके पास धन नहीं बचा, अतः सिर दी उनके पास धनवत भिजवा दीजिए ताकि वे आगे भी काम जारी रख सके। हाँ, क्यों नहीं। आप अभी खजांची से 500 स्वर्ण मुद्राएं की मोहरें और भिजवा
और भिजवा दीजिए। और थोड़ी देर बाद ही 500 मोहरें कई थालों में सजाकर ठगों के पास पहुंचा दी गई। यह 10 रुपया महाराज ने आपके लिए भिजवाई है। ठीक है, थालों को वहाँ रख दो, रखाओ। और जब सैनिक थाल रख कर वहाँ से चले गए तो ठगों ने प्रशंसा से एक दूसरे को देख कर लिपट गए। वाह गुरु वाह, कैसा रहा, मज़ा आ गया। लेकिन अभी तो अक्लमंद और मूर्ख हमारा तैयार किया अद्भुत कपड़ा देखने आएंगे, इसलिए तब तक के लिए रात दिन काम में जुटे रहना है। और उसके जाने के बाद अपने निरर्थक धंधे में जुट गए और खटपट की आवाज़ बुनाई जारी रखी गई। और कुछ दिन बीते, राजा ने एक और कुशल मंत्री को दोनों ठगों के पास भेजा और साथ ही वैसे ही घटना घटी जैसे उसे देखकर अक्का पक्का रह गया। और कटहरे पर सूत न था, कपड़ा न था। ओह, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंत्री लपटराम ने तो कपड़ा बुनता हुआ देखा गया था। उसे राजा को कपड़े की प्रशंसा भी की थी। वह बुद्धिमान और मैं मूर्ख। खटखट। और तभी दोनों ठगों ने उसे आते देखा और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, हजूर आप कब आए इधर? बताओ कि कपड़ा कैसा है, इसका नमूना और रंग कैसा है? हजूर, हमें पूरा विश्वास है कि पहले वाले मंत्री की तरह आपको भी कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि चेहरे पर आप भी बुद्धिमान लगते हैं। उफ, पूरा फंस गया। कहूँ तो क्या क्या ना कहूँ। लेकिन निकट पहुंचकर उसने आंखें फाड़ कर देखने के बाद उसे कंगरों के पास कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुस्कुरा और प्रशंसा भरे स्वर में बोला, वाह भाई, तुम दोनों को कपड़े बुनने में कमाल कर दिया, दुनिया में किसी मिसाल नहीं मिलेगी। वैसे कब तक यह कपड़ा पूरा हो जाएगा? बस एक माह में हजूर। आप जरा महाराज से कुछ धन और भिजवा दीजिए। जरूर। और तुरंत मन को विदा लेकर वह भवन से बाहर निकला और भीड़ ने उसे घेर लिया। मंत्री जी, क्या आपने वह कपड़ा देखा? कैसा था वह कपड़ा? भाई वाह, जवाब नहीं कपड़े का। वास्तव में दोनों कमाल के बुनकर हैं। राजा के पास जाकर भी वह कपड़ा नमूने के रंग और खूब सराहा। महाराज, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। नगर में जितने मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ करता नजर आता है। अच्छा, तब तो हम भी कल जाकर उस कपड़े को अपनी आंखों से बुनते देखेंगे। और महाराज ने उनके आगे काम जारी रखने के लिए धन मांग रहे थे। ठीक है, हम अभी खजांची को कहकर के पास 500 मोहरें भिजवा दीजिए। जी। और मंत्री ने उसे समय की खजांची को कहकर 500 मोहरें ठगों को पास भिजवा दी। हमें इतना धन मिल गया कि वर्षों कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगले दिन राजा गेंडामल ने बहुत सभा सदस्यों के साथ और मंत्रियों के साथ अपने साथ लिया और रथ पर सवार होकर भवन की ओर चल पड़े, जहाँ वह अजीबोगरीब कपड़ा बुना जा रहा था। 2 बुद्धिमान मंत्री भी उनके साथ थे, तो पहले कपड़ा देख कर आए थे। सावधान महाराज, धीराज गेंडा सिंह स्वयं कपड़ा देखने पधार रहे हैं, कृपा तो भाग एक और हट जाएं। और भवन के पास पहुंचते ही राजा, मंत्री, सभा सदस्य कमरे में पहुंच गए और जहाँ ठेंगा हवा में कपड़ा बुनने के पसीने, जहाँ दोनों ठग हवा में कपड़ा बुनने हुए पसीने हो रहे थे और दोनों ठगों के काम करते देख ऐसा दिखाई मानो वे
आगमन की कोई खबर न है। दोनों को खाली कनस्तरों पर देख राजा ज्ञानामल के पैरों नीचे से हवा खिसक गई। आई यह तो कगरे, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ये दोनों तो कपड़ा बुनने जैसी आदत से हाथ हिला रहे हैं। तभी दोनों मंत्री जो कि कपड़ा देखने आए थे एक साथ बोले, वाह देखिए महाराज, कितना सुंदर कपड़ा, काफी बन चुका है, शायद जल्दी पूरा होने वाला है। हाँ महाराज, आप तनिक निकट चलकर देखिए और कपड़े को, नमूने को, रंग को सराहिए। वे दोनों मंत्री यही समझ रहे थे, चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो मगर और औरों को दिखाई दे रहा हो। और राजा समेत सभी सभासद को मंत्री खाली कटघरे को देख बुरी तरह चकराए हुए थे। उफ, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं मूर्ख हूँ, खामोश रहने में ही भलाई है, वरना सबको मालूम हो जाएगा मैं अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ। हाँ, मैं मूर्ख सिद्ध हुआ तो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब भय से खामोश थे और कहीं अन्य राजा भी मूर्ख और अयोग्य न समझ ले। उधर राजा भी सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ और राजा होने की योग्यता मुझ में नहीं है, मगर ऐसी ही बात होगी, वरना जब सब लोगों का कपड़ा ही दिख रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। जब लोग को यह पता चलेगा कि मैं मूर्ख होने के कारण वह मुझे कपड़ा नहीं दिखाई दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उफ, तो मैं झूठ बोलना ही पड़ेगा। सोचकर राजा तुरंत करगे के पास पहुंचे। इस प्रकार से रुककर करगे को देखने लगे जैसे मानो वास्तव में उसे कपड़ा चढ़ा हो। देखिए कैसा लगा कपड़ा, वाह बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद कर रहा हूँ। और साथ ही साथ वह खाली करगे के देखकर इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कपड़े के नमूने को रंग परख रहे हों, बाद में उस पर मोहित हो रहे हों। राजा को ऐसा करते देख अन्य लोग भी वाह की जड़ी लगा दी। कपड़ा वाह सुंदर, बहुत सुंदर, वाह कितना शानदार है, वाह क्या रोविला है। और तभी इस तरह प्रसन्न हो रहे थे मानो सुंदर कपड़े की अपनी आंखों से देख रहे हो। महाराज, मूल्यवान कपड़े की पोशाक में तो आप अपने आने वाले उत्सव के दिन पहनेंगे। ठीक है, हम अपने सलाह पसंद आई, इस कपड़े की पोशाक आज से 15 दिन बाद उत्सव पर के दिन पहनेंगे। राजा ने ठगों को कपड़े के 10 दिन के भीतर तैयार करने का आदेश दे दिया और अपने सभासदों के साथ वापस लौट गए। और उस दिन के एक रात होते ही रोशनी करने के लिए वहाँ दोनों 20 हैंडे लगाए और रात भर जाकर हवाई कपड़ा बनाने में जुट गए। किंतु कुछ दिनों बाद उन्होंने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करगे से उतार गया हो। गुरु जरा संभाल कर कपड़ा कहीं फट न जाए। चिंता मत करो गुरु, उस दरी पर रखो। और फिर हवाई कपड़े को दरी पर बिठाने के बाद उन्होंने तेजी से कैंची हाथों में ली और बड़े कायदे से उसे हवाई कपड़े को चलाने लगे मानो पोशाक तैयार करने के लिए वे कपड़ा काट रही हों। देखो वे कपड़ा काट रही हैं। हाँ, लगता तो है वे महाराज के लिए शानदार पोशाक बनाकर तैयार करने जा रहे हैं। और फिर बिना धागे और सुइयों
के लेकर वे सिलने मानो कपड़े को सी रहे हों। और कुछ ही दिनों के महोत्सव वाले दिन दोनों उठकर इस प्रकार हाथ पैर झाड़ने लगे जैसे मानो निमट गए हों और उन्होंने एक बड़ा सा किला फतेह कर लिया हो। वह देखो उन्होंने पोशाक तैयार कर ली। अरे वाह, पोशाक तैयार हो गई है। हाँ, तभी एक सैनिक ने ठगों के पास आया। महाराज ने पूछवाया कि पोशाक तैयार हो गई है, क्या तुम्हें यह पोशाक दिखाई नहीं दे रही? गुरु, मेरे विचार से तो सैनिक अव्वल दर्जे का मूर्ख है, तभी तो इसे यह वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा। सैनिक बुरी तरह बुखड़ाया। हाय हाय, मरा गया। यदि महाराज को मालूम हो गया कि मैं पोशाक तो नहीं दिखाई दी तो वह मुझे मूर्ख समझकर सेना से हटा देगा। और पुन जल्दी यह बात बताता हुआ बोला, अरे ऐसी बात नहीं है भाई, पोशाक तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यह नहीं समझ रहा यह महाराज की पोशाक है। ओह, तो जाओ महाराज को सूचित करो कि हमने पोशाक तैयार कर ली है और वे आकर इसे जांच कर ले। ठीक है, अभी जाकर सूचित करता हूँ। आई, वाह क्या पोशाक है, महाराज खुद देखकर खुश हो जाएंगे। सैनिक ने लौट कर महाराज से खबर दी, महाराज बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शाबाश, जाकर महामंत्री से कहो कि हमारे लिए जाने के लिए रथ तैयार करे और हम सभासद मंत्रियों को भी सूचित कर देना कि वे भी हमारे साथ चलेंगे। जो गया और राजा और सभासद मंत्रियों के साथ कपड़े देखने पहुंचा। देखिए महाराज, ये कपड़े सारी दुनिया में देखने को भी नहीं मिलेंगे सुंदर, और इन कपड़ों को पहनकर आप न केवल अपने राज्य में बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे। महाराज, इन कपड़ों की बारीकी से देखिए, क्योंकि इन्हें पहनकर ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ न पहना हो। वास्तव यह थी ठगों के हाथ में कोई कपड़ा ही नहीं था। सारे सभासद मंत्री वस्त्र की तारीफ करने लगे, हकीकत में उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। जी हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कपड़े नाम की कोई वस्तु भी नहीं है, लेकिन कपड़ा लाजवाब है। और महाराज, अगर आप अपने कपड़े उतार दें तो हम आपके नए वस्त्र पहना दें। बिल्कुल अच्छा, हम खुद ये दुर्लभ वस्त्र पहनने के लिए बेताब है। ठहरो, हम अपने यह घटिया वस्त्र उतार देते हैं। राजा ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और ठग ने अदृश्य कपड़े पहनने को दिखावा करने लगे। महाराज, हाथ ऊपर करिए। महाराज, बाजू पे साधे। यह बाजू भी ऊपर कीजिए महाराज। और फिर मानो ठगों ने महाराज को कपड़ा पहना दिखाया। देखिए महाराज, आपके बाजू मरोड़ने पर भी एक जेल नहीं है। कमर पर तो ऐसा सही ना पाया है जैसे लगता है पोशाक शरीर पर ही सिली गई हो। तभी सभासद यह सोचकर महाराज चुप थे कि वे मूर्ख साबित हो जाएं, और उन्होंने योग्य साबित के लिए बोले, वाह वाह, कितने शानदार कपड़े हैं, ऐसे बेमिसाल कपड़े हमने आज तक नहीं देखी। सचमुच महाराज बहुत जच रहे हैं। और फिर कुछ ही देर बाद राजा बैंड बाजे के साथ उत्सव जुलूस के लिए अपने मंत्री और सभा सदस्यों के साथ नगर की सड़कों पर निकल पड़े। और राजा को विचित्र पोशाक में देखकर लोग सन्नाटे में रह गए। शायद मेरी पोशाक देखकर लोग सन्नाटे में रह गए। शायद उन्होंने ऐसी पोशाक की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन राजा इस बात से अनिवार्य थे कि व्यक्ति अपने स्थान पर खामोशी से खड़े सोच रहे थे कि यह आयोजन होने वाले कारण अद्भुत वस्त्र उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और अनेक नारियों ने अपने घरों की खिड़कियों से छतों से उस जुलूस में जाते देखा, लेकिन अपने योग्य को साबित करने के चक्कर में किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
वह अनोखा जुलूस कुछ ही कदम चला था कि देखिए देखिए पिताजी, हमारे राजा अधरंगे हैं। अरे चुप हो जा बेटा, यदि राजा ने सुन लिया तो तुरंत ही मौत की घाट उतार देगा। लड़के के पिता ने लड़के को चुप कराने के लिए बहुत कोशिश की। लड़का चुप नहीं हुआ। बताइए ना पिताजी, महाराज अधनंगे क्यों घूम रहे हैं? क्या उनके पास कपड़े नहीं हैं? बेटा, मुझे भ्रम हो रहा है, तुझे भ्रम हो रहा है। विचित्र कपड़े पहने रखे हैं और मूर्खों को, अयोग्य लोगों को दिखाई नहीं देते। बच्चे की बात आसपास के लोगों ने ध्यान से और आकर्षण किया। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे यह छोटा बच्चा तो मूर्ख हो ही नहीं सकता और अयोग्य भी नहीं, फिर इसे कपड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भाई सच तो कहूँ, ये कपड़े मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे। बालक ठीक कहता है, महाराज नंगे हैं। अरे यही बात मैं भी कहता रहा हूँ, महाराज सचमुच नंगे हैं। और तभी वह बालक अपने पिता से अपने आप को छुटाकर राजा के सामने भागा। राजा नंगे अधनंगे, हा 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 वहीं। बालक की बात सुनकर राजा समेत सभी व्यक्ति बुरी तरह चौंक गए। राजा वहां सचमुच सभी व्यक्तियों के संबोधित करते हुए बोला, लोग क्या तुम्हें मैं अधनंगा दिखाई दे रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं दिखाई दे रही? हाँ महाराज, हमें आपके शरीर पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं। आप कपड़े नहीं दिखाई दे रहे, आप अधरंगे हैं। ओह, तो यह बात बुनकुरा ने मुझे मूर्ख बनाया है। जरूर ऐसी ही बात है, वरना साथ साथ में सभी मूर्ख अयोग्य नहीं हो सकते। और अपने अधरंगे का एहसास राजा अत्यंत शर्मिंदा हुआ। वह तुरंत ही चीख कर सैनिकों से बोला, सैनिकों, मेरे लिए तुरंत वस्त्रों का प्रबंध करो और मक्कार ठगों को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। एक सैनिक ने तुरंत ही कुछ अपने कपड़े उतार कर महाराज को दिए। एक बार वो दोनों ठग मिल जाएं तो उन्हें भूखे से के आगे डलवा दूंगा, घोड़े के पैरों से दंडवा दूंगा। लेकिन वे दोनों ठग तो बहुत खोजा, लेकिन वे उन्हें कहीं न मिले। मिलते भी कैसे? वे तो सारी दौलत समेट कर वो राजा से कहीं दूर घाटी में निकल चुके थे। लेकिन उन ठगों को राजा ने आंखें खोल दी। वह उस दिन से सारा दिन राजा किसी न किसी नए और अनोखे कपड़े की तौबा कर ली थी। प्रजा की भलाई पर ध्यान देने लगा था। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना।